Thank you all. Today we are going to revise the different methods जो हम लोगों ने simultaneous linear equations को solve करने के हम लोगों ने पढ़े हैं determinant के chapter में. वो different method से एक बार फिर से हम लोग उनको revise करने जा रहे हैं by using ये हम लोगों ने simultaneous linear equations हैं हमारे पास तीन. We have to solve these three linear equations. हम लोगों ने जो different method पढ़े हैं, first one was Cramer rule, second one was matrix method and third one was row reduction method. अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग इन तीनों मेथड से दोबारा से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे सो दैट वी कैन रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर. ठीक है जी. तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सबसे पहले कि जब भी हम लोगों ने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमारे पास जो एक कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के दूसरी साइड पे होनी चाहिए. तो हम लोग इनको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं. वी कैन राइट इट लाइक 6x plus y minus 3z is equals to 5. Secondly, x plus 3y minus 2z is equals to 5. And third one is 2x plus y plus 4z is equals to 8. हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं जहां पे हम लोग कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं. एक बार याद रखिएगा इन मेथड में जिनमें भी जिस मेथड से भी सॉल्व करना है, फर्स्ट थिंग इज देयर कि आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे होनी चाहिए, इक्वालिटी के साथ नहीं होनी चाहिए आपकी बात टर्म. ठीक है जी. अब सबसे पहले क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना शुरू करते हैं. क्रैमर्स रूल. अब क्रैमर्स रूल मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज आल्सो नोन एज डिटरमिनेंट मेथड क्योंकि हम लोग इसमें डिटरमिनेंट्स यूज करते हैं. तो सबसे पहले डी फाइंड आउट करेंगे. डी हमारे पास क्या होता है बेटा जी, जो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के, उसकी मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं दिस इज 6 1 -3 1 3 -2 2 1 एंड 4. ठीक है जी. और इसके बाद सेकंड डिटरमिनेंट हम बनाते हैं d2 इज इक्वल्स टू या d1. सबसे पहले याद कीजिए d1 में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको पहले कॉलम पे लिख लेते हैं 5 5 और 8 और उसके बाद जो ये d मैट्रिक्स होती है इसके c2 और c3 को यहाँ पे लिखते हैं. दिस इज c2 1 3 1 -3 -2 एंड 4. आफ्टर दिस वी नीड टू फाइंड आउट d2 और d2 में ये कांस्टेंट टर्म सेकंड कॉलम में लिख लेते हैं 5 5 8 और उसके बाद c1 और c3 d कॉलम d मैट्रिक्स का लिखते हैं. दिस इज 6 1 2 एंड देन -3 -2 एंड 4 और उसके बाद बेटा जी हम लोग d3 फाइंड आउट करते हैं. d3 में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो लास्ट कॉलम में लिखी जाती हैं, दैट इज 5 5 एंड 8 और उसके बाद ये डी कॉलम के डी मैट्रिक्स जो है इसके पहले दोनों कॉलम एज इट इज लिख लेने हैं. दिस इज 6 1 2 एंड देन 1 3 एंड 1. तो इस तरह से हमारे पास बेटा जी ये डिटरमिनेंट्स बनते हैं. डी डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाता है, देन d1 देन d2 एंड d3. इसके बाद हम लोगों ने इन सारे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना होता है. नाउ व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व दीस डिटरमिनेंट, डी की वैल्यू निकालते हैं पुत्र जी, एक्सपेंड बाय r1 कर लेते हैं. It will come out to be 6 into. अब अगर 6 लिया है ये पूरी रो और ये कॉलम छोड़ देना है, it will be 4 3 12 plus 2. उसके बाद सेंटर वाले के साथ माइनस का साइन आना है. माइनस का साइन किस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और उसके बाद प्लस माइनस प्लस. ये मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना होता है डिटरमिनेंट को, जिसमें हम लोग क्या है ये प्लस माइनस के साइन अल्टरनेटिवली लगाते हैं. अब इसके बाद 1 के अकॉर्डिंगली इट विल कम आउट टू बी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 2 और 2 -4 और अल्टीमेटली ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगता है. एंड आफ्टर दैट -3 इनटू ये -3 है, ये पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देना. 1 into 1 1 2 into 3 is -6. तो ये हमारे पास आ जाता है 6 into 12 plus 2 14. 6 into 14 84 -8 और ये -5 into -3 प्लस का 15. तो हमारे पास बेटा जी इसको सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट डी की वैल्यू आ जाती है 91. अब इसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट d2 फाइंड आउट करेंगे. d2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय, पहले ये 5 लेते हैं, 4 3 12 प्लस 2 फिर -1 इंटू 5 4 20 और 8 इंटू -2 प्लस का 16. देन -3 के साथ करते हैं 5 into 1 5 8 3 -24. सो 14 into 5 70 और ये माइनस का 36
ये -19 इंटू -3 प्लस का 57 हो जाता है। ठीक है बेटा जी, 70 - 36 कम्स आउट टू बी 34 और 34 प्लस 57 अगेन 91 एंड आफ्टर दैट D2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। D2 की वैल्यू पहले 6 के साथ, इट विल कम आउट टू बी 20 प्लस 16 देन -5 इंटू 1 इंटू 4 4 2 इंटू 2 प्लस का 4 और उसके बाद -3 इंटू 8 1 जा 8 5 2 जा -10 और जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं 20 प्लस 16 36 36 जा 216 हो जाता है 36 6 जा और ये हमारे पास 8 -5 माइनस का 40 और ये दिस इज -2 प्लस -2 इंटू -3 प्लस का 6 तो ये हमारे पास बेटा जी कितना बनता है देखिए 216 प्लस 6 222 इसमें से 40 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 182 और उसके बाद D3 इज इक्वल्स टू चेक कीजिए 6 मल्टीप्लाई बाय 24 -5 आफ्टर दिस -1 के साथ करेंगे -1 क्योंकि सेंटर में साइन माइनस का आता होता है 8 -5 8 -10 प्लस 5 इंटू 1 -6 24 -5 19 और 19 6 114 ये हमारे पास आता है प्लस का 2 एंड दिस इज -25 116 -25 बेटा जी हमारे पास अगेन 91 आ जाता है। तो D की वैल्यू 91, D1 की वैल्यू 91, D2 की वैल्यू 182 और D3 की वैल्यू 91। तो अब यहां से बाय क्रैमर्स रूल x की वैल्यू क्या आती है D1 ओवर D, y की वैल्यू आती है D2 ओवर D, z की वैल्यू आती है D3 ओवर D। तो इस हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं x1 की वैल्यू आ जाती है 91 ओवर 91 दैट इज 1। चेक कीजिए D1 की वैल्यू 91 और D की वैल्यू फिर 91 और उसके बाद y की वैल्यू आती है D2 ओवर D दैट इज 182 ओवर 91 आंसर कम्स आउट टू बी 2 एंड आफ्टर दैट z की वैल्यू आती है D3 ओवर D दैट इज 91 ओवर 91 अगेन आंसर कम्स आउट टू बी 1। सो इट implies I can say that x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 1 is the solution of this system of linear equations using Cramer rule। ठीक है बेटा। Now we are going to solve this system of a linear equation by matrix method। by matrix method। अब मैट्रिक्स मेथड से अगर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो मैट्रिक्स मेथड बेटा जी होता है हमारे पास कैपिटल AX is equals to B, it implies कैपिटल X is equals to A inverse into B। मींस टू से हम लोगों ने A मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना बट फर्स्टली वी विल राइट डाउन व्हाट इज A मैट्रिक्स और मैंने आपको पहले बताया है कि A मैट्रिक्स जो होता है ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है दैट इज 6 1 -3 1 3 -2 2 1 एंड 4। ये हमारे पास कैपिटल A मैट्रिक्स है। कैपिटल X मैट्रिक्स को हम लोग XYZ की तौर पे ले लेते हैं और कैपिटल B मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन्वॉल्विंग द कांस्टेंट टर्म्स 5 5 एंड 8। अब बेटा अगर A इनवर्स फाइंड आउट करना तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट A। तो डिटरमिनेंट A फाइंड आउट करते हैं। वैसे पिछले मेथड में हम लोगों ने डिटरमिनेंट A फाइंड आउट किया था, इट कम्स आउट टू बी 91। तो ये 6 into 12 plus 2 then -1 into 4 plus 4 and -3 into 1 minus 6 ये आ जाता है 84 14 6 84 -8 plus 15 comes out to be 91 which is not equals to 0 therefore A inverse exists। और बेटा इसके बाद A inverse exist करता है then we need to find out adjoint A। तो एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू आप लोगों को पता है कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होता है। फाइंड आउट कीजिए बेटा ट्रांसपोज इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद। नाउ फाइंडिंग आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स सबसे पहले 14 -8 -5 -7 30 -4 देन 7 9 एंड 17 और उसके बाद पुत्र जी इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रोज को कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। 14 -8 -5 will become like this 14 -8 -5 then -7 30 and -4 -7 30 and -4 और उसके बाद 7 9 17 और 7 9 17 यहां लिख लेते हैं। ठीक है बेटा जी। तो अब यहां पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड।
तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इट एम्प्लाइज कैपिटल X इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके बाद, इट एम्प्लाइज कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1/91। फॉर्मूला इनवर्स का क्या होता है, 1 by डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट हम लोगों ने 91 निकाला था और इनटू मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट, दैट इज 14 minus 7 7, देन -8 30 एंड 9, और उसके बाद -5 -4 एंड 17, और इसको हम लोग सेकंड बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 5 5 एंड 8। कांस्टेंट्स जो हमारे थे उनके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। एंड दिस विल कैपिटल X की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करता हूँ XYZ, और इधर हमारे पास आता है 1/91, और ये पूरी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 14 5 का 70, -7 इंटू 5 माइनस का 35, 7 इंटू 8 प्लस का 56। आफ्टर दिस -8 इंटू 5 -40, 30 इंटू 5 प्लस का 150, 9 इंटू 8 प्लस का 72, -5 इंटू 5 -25, -4 इंटू 5 -20, 17 8 का होता जी 136 होता है हमारे पास। और जब हम लोग इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है 1/91। 70 में से 35 माइनस किए 35, और 35 प्लस 56 91, -40 प्लस 150 110, 110 और 72 ऐड किए तो 182 आ जाता है। -25 -20 माइनस का 45, और 136 में से माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 91। और उसके बाद जब 91 अंदर हम लोग लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इस तरह से X Y Z इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 1। और बेटा हम लोगों ने पढ़ा है इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इट एम्प्लाइज X is equals to 1, Y is equals to 2 and Z is equals to 1 is the required solution of this system using matrix method। ठीक है पुत्र जी। Now third method हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, that is row reduction method। row reduction method। अब row reduction method में फिर से हम लोग वही बात करते हैं, कैपिटल A मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं जो हमारे पास कोफिशिएंट्स की थी। तो कैपिटल A हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 6 1 2 1 3 1 -3 -2 4, एंड आफ्टर दैट कैपिटल X मैट्रिक्स हम लोग कंसिडर करते हैं XYZ, एंड देन थर्ड मैट्रिक्स जो हमारे पास B मैट्रिक्स है कांस्टेंट एलिमेंट्स की, उसको 5 5 8 लिखते हैं। और बेटा इसके बाद मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग रो रिडक्शन मेथड, इट एम्प्लाइज, अगर रो रिडक्शन मेथड में करना है, नाउ by using row reduction method, row reduction method। अब बेटा जी रो रिडक्शन मेथड में मैंने आपको पहले बोला है डायगोनल एलिमेंट्स के एक साइड के एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। चेक कीजिए ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं 6 3 एंड 4, और इसके एक साइड पे या तो ये 1 1 2 को जीरो करें या 1 -3 और -2 को जीरो करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, दिस इज 6 1 2 1 3 1 -3 -2 और 4, और उसके बाद इस तरह से लाइन लगाने के बाद ये कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स भी लिखते हैं, क्योंकि जो चेंजेस हम लोगों ने इधर करने हैं वही चेंजेस हम लोगों ने इस मैट्रिक्स में भी करने होते हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि रो रिडक्शन मेथड के अकॉर्डिंगली अगर जीरो करने हैं तो जैसे 10th क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो सेम वही मेथड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये एलिमेंट 1 2 और 1 को जीरो करना है। अब यहाँ देखिए मैं R3 में करने जा रहा हूं R3 माइनस 2 टाइम R2। चेक कीजिए 1 में से जब ये 2 टाइम माइनस करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और उसके बाद R2 में भी करना है, तो R2 में मैं करता हूं 6 टाइम R2 माइनस R1, क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें से माइनस होके जीरो बनाएगा इसको। अब यहाँ पे मैं इस साइड पे सॉल्व करने जा रहा हूं पुत्र जी। दिस विल, पहली रो में हम लोगों ने कुछ नहीं किया 6 1 -3, दूसरी रो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस करना, देखिए ये 6 1 6 -6 मेरे पास हो जाएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 18 में से 1 माइनस किया ये मेरे पास आ जाता है 17। अब -2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, माइनस का 12, और उसमें से ये R1 माइनस कर रहा हूं
तो -12 प्लस 3 ये हमारे पास हो जाएगा -9। चेक कीजिए 0, 17 और -9 बन गई दूसरी रो। अब यहाँ पे R3 में से 2 टाइम R2 माइनस किया, इट विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि 2 में से ये 2 टाइम 1 माइनस किया 0 हो जाएगा। 1 में से 2 टाइम 3 माइनस किया, यानी कि 1 - 6 दैट इज -5 आ जाता है। एंड आफ्टर दैट 4 में से हम लोग ये 2 टाइम R2 माइनस करते हैं, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 8। नाउ जो ये ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे लगाया है, सेम ऑपरेशन ये थर्ड मैट्रिक्स पे लगाना है। पहली रो पे कुछ नहीं लगाया, 5 एज इट इज। दूसरी रो 6 टाइम R2 माइनस R1, 6 5 30 माइनस 5 25। उसके बाद R3 में से 2 टाइम R2 माइनस किया, 8 माइनस 10 इट विल बी -2। चेक कीजिए, अब मेरे पास R2 और R3 में एलिमेंट्स 0 बन गए हैं। अब मुझे ये -5 को 0 बनाना है, तो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखिए R3 में मैं करता हूं 17 टाइम्स R3 प्लस 5 टाइम्स R2। चेक कीजिए 17 टाइम R3 प्लस 5 टाइम R2। बेटा प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो वो टर्म्स 0 हो जाएंगी। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं, 6 1 -3 एज इट इज। सेकेंड रो में भी कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। थर्ड रो 0 के साथ कोई भी करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। 17 से मल्टीप्लाई किया, ये -85, और ऊपर वाली रो को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 85, आंसर कम्स आउट टू बी 0। नाउ इसको 8 को 17 से मल्टीप्लाई किया, बेटा जी 136 आता है, 136, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, तो 136 - 45 कम्स आउट टू बी 91। और इधर अब यहां पे हम लोग करते हैं, दिस विल कम आउट टू बी 5 एज इट इज, 25 एज इट इज। 2 टाइम 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया -34, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125, तो 125 में से 34 माइनस किया, हमारे पास आंसर फिर से 91 रह जाता है। और बेटा आपको पहले बताया कि जो ये पहला कॉलम है इट डिपिक्ट्स x, सेकंड कॉलम डिपिक्ट्स y एंड थर्ड कॉलम डिपिक्ट्स z। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास बनता है 6x + y - 3z = 5। पहला कॉलम, पहली रो जो है पहले कॉलम के पहली रो के बराबर। उसके बाद 17y - 9z = 25, क्योंकि यहाँ x वाली टर्म नहीं बची है तो 17y लिख देंगे। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या बचता है, 91z = 91। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड रो में सिंगल एलिमेंट रह गया, यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट एम्प्लाइज z = 1। चेक कीजिए 91 डिवाइड हो जाएगा तो z = 1। अब ये z की वैल्यू जब मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास चेक करो यहाँ पे बेटा 17y - 9 उधर जाके 25 + 9 34 हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू आ जाती है 2। और उसके बाद z और y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा जी, तो सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे x = 1, y = 2 एंड z = 1 यूजिंग रो रिडक्शन मेथड। बेटा जी याद रखिएगा, रो रिडक्शन मेथड का मतलब होता है एज द नेम सजेस्ट वी हैव टू रिड्यूस द रो। रिड्यूस द रो मतलब क्या है, इसमें कुछ कोफिशिएंट्स या कुछ एलिमिनेट करना है, और अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन जाती है कि एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल, दूसरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल, और तीसरी इक्वेशन में 1 वेरिएबल रह जाता है। अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 प्रूव करेंगे तो सबसे पहले z की वैल्यू आएगी। अगर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू आएगी। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.6 लियोंटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख लूं, एग्रीकल्चरल ये इंडस्ट्री 300 और ये इंडस्ट्री को 400 देते हैं यूनिट्स। इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर को 600 यूनिट देती है और इंडस्ट्री खुद के लिए जो है 1200 यूनिट्स रखती है। डिमांड यूनिट हमारे पास 100 एंड 400 है, और टोटल आउटपुट वैसे भी इनको सम करके ही आता है 1000, और इसके बाद ये हमारे पास आ रहा है 2000। अब बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, या इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। दोबारा बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स एंड इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स दोनों सेम है। तो कैपिटल ए फाइंड आउट करने के लिए 1 यूनिट चाहिए। 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 1000,
और उसके बाद 400 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले के साथ डिवाइड होएगा, दूसरी रो का पहला एलिमेंट भी यहाँ पहले एलिमेंट के साथ डिवाइड होएगा। नाउ 600 डिवाइडेड बाय 2000, क्योंकि दूसरी रो का पहला एलिमेंट है वो इसके साथ होएगा, पहले कॉलम का दूसरा पहली रो का दूसरा कॉलम था, इसी तरह से दूसरी रो का दूसरा कॉलम 1200 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा हमारे पास बनता है कैपिटल A इज इक्वल्स टू 3/10, सेकेंडली 2/5, थर्ड वन इज 3/10 बनता है फिर से यहाँ पे भी, और नेक्स्ट हमारे पास 3/5 बनता है। ठीक है जी, अब बेटा यहाँ पे हमको ये कहा गया है कि डिमांड यूनिट इज 200 एंड एग्रीकल्चरल यूनिट इज 800। डी हमारे पास जो है 200 और 800 है। यहाँ पे जो ये डिमांड फंक्शन है वो उसकी वैल्यू 200 और 800 यूनिट है। मैं कैपिटल एक्स टोटल आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली y1 y2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो बेटा जी कैपिटल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है I माइनस ए मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू डी होता है। So that is capital X is equals to 1 by determinant A into adjoint of A नहीं बेटा I minus A, determinant I minus A into adjoint of I minus A into D matrix। तो सबसे पहले I minus A निकालते हैं बेटा। I minus A देखिएगा यहाँ पर जो A मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से माइनस करना है, तो it will come out to be 1 minus 3/10, 7/10, ये माइनस का 3/10 और ये माइनस का 2/5 और ये हमारे पास प्लस का 2/5 हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट I माइनस ए, डिटर्मिनेंट I माइनस ए निकालते हैं। दिस इज 14/50 माइनस 6/50, सॉल्व करके हमारे पास 8/50 आ जाता है और वी कैन से दैट 4/25। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा जी, कैपिटल X मतलब y1 y2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट A, यानी कि सीधा 1/4/25 और एडजॉइंट A। मैंने आपको बोला था कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर देने हैं, 2/5, 7/10, और जो ये है इधर वाले डायगोनल के एलिमेंट अपनी जगह पे रखने हैं लेकिन उनके साइन उल्टे कर देने हैं। अगर माइनस होगा तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। और उसके बाद डिमांड फंक्शन 200 एंड 800। अब इसके बाद बेटा जी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल कम आउट टू बी, चेक कीजिएगा यहाँ पे y1 y2 मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 25/4, इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे, 2/5 इंटू 200 80 हो जाएगा, प्लस 3/10 इंटू 800 240। चेक कीजिएगा बेटा जी, 2/5 इंटू 200, 5 के टेबल पे 200 चला गया, 40 इंटू 2 80 हो जाता है। अब इसके बाद 2/5 इंटू 200 फिर से 80 प्लस 7/10 इंटू 800 560। सो हमारे पास जो ये आंसर आता है इसको ऐड करने के बाद चेक कीजिएगा, ऐड करने पे हमारे पास क्या आता है, दिस इज इक्वल्स टू 25/4 इंटू 240 प्लस 80 320 और 560 प्लस 80 640। और बेटा जी जब 25/4 से पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 25 इंटू 80 और ये 160। और बेटा उसके बाद 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, इट एम्प्लाइज y1 y2 मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 80 के साथ 2000 और उसके बाद 25 को 160 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी 16 25 का 400, तो ये आ जाता है 4000। तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल की टोटल आउटपुट हमारे पास 2000 यूनिट हो जाएगी और इंडस्ट्री की टोटल आउटपुट हमारे पास 4000 यूनिट हो जाएगी। ठीक है बेटा।